Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear audio video. So audio video is clear for all. क्या कर रहे थे हम? Soil चल रही थी. Soil में हम कर रहे थे permeability. We were discussing about permeability. So in the last class we were talking about permeability. Permeability में we have discussed significance of permeability. We have talked about Darcy's law. Then we were talking about determination of permeability. Permeability को determine कैसे करते हैं? तो वो हमारा डिस्कशन का पॉइंट चल रहा था दैट हाउ टू फाइंड द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल। तो मैंने तीन कैटेगरी में टेस्टों को डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट, इनडायरेक्ट मेथड। हमने स्टार्ट किया था लैब मेथड से। लैब मेथड में मैंने आपको दो मेथड बता दिए थे। द फर्स्ट वाज कांस्टेंट हेड मेथड, द सेकंड वाज फॉलिंग हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड वाज सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, फॉलिंग हेड मेथड वाज सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। क्या रीजन है वो आपको बता देते हैं। रीजन फॉर बोथ वर बीइंग डिस्कस्ड इन डिटेल। तो ये हमारे दो टेस्ट तो डिस्कस हो गए थे लैब वाले जो परमिटिविटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द मेथड, अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास सॉइल की परमिटिविटी निकालने के लिए लैब में, इज नोन एज कैपिलैरिटी परमिटिविटी टेस्ट। सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल, अगला जो तरीका अवेलेबल है हमारे पास टू फाइंड द permeability of the soil in laboratory. So third method is termed as capillarity. So capillarity permeability test. So next of the method available is termed as capillarity permeability test. So अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास इसको हम बोलते हैं capillarity permeability test. Can be referred from the name. So can be referred from the name itself. नाम से समझ में आता है. In this test we find both capillarity and permeability of the soil. इस टेस्ट में हम सॉइल की दोनों प्रॉपर्टी निकालते हैं, कैपिलरिटी भी निकालते हैं और परमिबिलिटी भी निकालते हैं। क्योंकि इस टेस्ट में हम कैपिलरिटी परमिबिलिटी दोनों निकालते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ है, कैपिलरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो ये निकल के आया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कम्स आउट टू बी दिस। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आपको ध्यान रखना है, इस टेस्ट को हम हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो उसको मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे। इट कैन बी मेंशन्ड हियर। सो इट कैन आल्सो बी रेफर्ड एज हॉरिजॉन्टल। So horizontal capillarity. So horizontal capillarity test. So it may also be termed as horizontal capillarity test. So it may also be termed as horizontal capillarity test. जब हमने सॉइल में कैपिलरिटी की डिस्कशन करी थी, वो कैपिलरिटी कौन सी प्लेन में देखी थी हमने? जब हमने सॉइल में कैपिलरिटी कर रखा है, पूरा चैप्टर गया उसके ऊपर, वो कैपिलरिटी कौन से प्लेन में चल रही थी? वर्टिकल प्लेन में चल रही थी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कैपिलरिटी ट्यूब में लगती है वो डायरेक्टली सॉइल में एप्लीकेबल नहीं होती। रीजन क्या था इसका? जो कैपिलरिटी हमारे ट्यूब में लगती है वो डायरेक्टली सॉइल में एप्लीकेबल नहीं होती। रीजन बीइंग व्हाट? रीजन बीइंग सॉइल के अंदर जो वॉइड की एक्सटेंशन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है। उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो कैपिलरिटी ऑब्जर्व होती है टेस्ट में वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑब्जर्व होती है, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ है? इसलिए टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट। तो देयरबाय द नेम कम्स हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट। तो पहला बात, इसमें कैपिलरिटी परमिबिलिटी दोनों निकालते हैं, दो अननोन है टेस्ट के अंदर। जैसे ही पता चला दो अननोन है, दो रीडिंग लेनी पड़ेंगी आपको। सिंस देयर आर टू अननोन्स, टू रीडिंग्स हैव टू बी टेकन। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको हम हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कैपिलरिटी मिलती है हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। ये सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल। ये टेस्ट सूटेबल है हर एक सॉइल के लिए, चाहे कोर्स ग्रेन हो चाहे फाइन ग्रेन हो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे वाले टेस्टों में हमने बताया था कि ये सूट करता है फाइन ग्रेन के लिए, ये सूट करता है कोर्स ग्रेन के लिए, पर यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां मर्जी लगाओ। फोर्थ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पीछे वाले दोनों टेस्टों में सॉइल के सैंपल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या थी? पिछले वाले दोनों टेस्टों में सॉइल के सैंपल के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या थी? इट वाज 100%। यहाँ पे सॉइल का सैंपल पार्शियली सैचुरेटेड होता है। Here soil sample is deliberately kept to be partially saturated. तो सॉइल के सैंपल को जानबूझ करके हम पार्शियली सैचुरेटेड रखते हैं। क्यों? रीजन खुद बताओगे। अगर सॉइल का सैंपल मैंने यहाँ पे पूरा सैचुरेट रख दिया, अगर सॉइल का सैंपल मैंने यहाँ पे पूरा सैचुरेट रख दिया, इम्पैक्ट
अगर सॉइल का सैंपल मैंने यहाँ पे पूरा सैचुरेट रख दिया इम्पैक्ट, अगर सॉइल के सैंपल को फुल्ली सैचुरेटेड यूज कर लिया, कैपिलरिटी तो होगी नहीं। यदि सॉइल सैंपल इज फुल्ली सैचुरेटेड, कैपिलरिटी इज जीरो, तो कैपिलरिटी आती नहीं है। तो इस टेस्ट का एम है कैपिलरिटी को भी निकालना, क्योंकि इस टेस्ट का एम है कैपिलरिटी को भी निकालना, इसलिए सैंपल कैसा रखा जाता है, पार्शियली सैचुरेटेड रखा जाता है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अगर सॉइल का सैंपल पार्शियली सैचुरेटेड है, क्या ड्यूपिट्स थ्योरी एप्लीकेबल है या डार्सीज लॉ एप्लीकेबल है? इज डार्सीज लॉ एप्लीकेबल इन दिस केस? एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हम डार्सी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, विल स्लाइटली मॉडिफाई द डार्सीज लॉ हियर। क्या मॉडिफिकेशन है वो आगे आपको बता दूंगा, दैट आई विल डिस्कस। तो इस टेस्ट की जो पूरी जानकारी थी वो मैंने आपको शुरू के 5 मिनट में बता दी कि ये पूरे टेस्ट का रेफरेंस है हमारा, दिस इज द रेफरेंस ऑफ द एंटायर टेस्ट। अब टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो आगे वाली सारी बातें फॉर्मल है हमारी, पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बता दिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस टेस्ट है डिस्कस इन डिटेल। अब एक बार टेस्ट का सेटअप देख लेते हैं। तो अगर बेसिक सेटअप देखें टेस्ट का, वो कुछ ये निकल के आता है। द बेसिक सेटअप ऑफ द टेस्ट इज ऑब्जर्व टू बी समवॉट लाइक दिस। अब एग्जैक्ट तो बना नहीं पाऊंगा मैं, आई विल नॉट बी एबल टू शो द एग्जैक्ट सेटअप, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में है क्या टेस्ट के अंदर। सो टेस्ट की एनालिसिस, ये है हमारी एयर पाइप। सो दिस इज अवर एयर पाइप। फिर हमारा लगा हुआ है पीजोमीटर, 2 पीजोमीटर लगते हैं, 2 हमने स्टैंड पाइप लगा के दिखा रखी है। तो हेड बना हुआ है ये, तो ये हमें हेड दे देगा, दिस विल गिव यू द हेड। तो बेसिक सेटअप मैंने आपको बना के दिखा रखा है, एग्जैक्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा डायग्राम को, तभी समझ में आएगा ये। तो ये टेस्ट परफॉर्म करके देखने पड़ते हैं, तभी पूरी पिक्चर क्लियर होती है। बाकी टेस्ट कितना परफॉर्म कर रखा है आपने वो भी मुझे पता है, हाउ मच ऑफ द टेस्ट यू हैव परफॉर्म्ड दैट इज नोन टू मी। तो इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहा उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज में करनी चाहिए। ऑल दिस टेस्ट शुड बी परफॉर्म बाय यू इन योर इंजीनियरिंग इटसेल्फ। तो ये पार्ट है आपकी इंजीनियरिंग का, पर वो कैसे इंजीनियरिंग होती है आपको भी पता है। सो देखते हैं क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर। सो व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट। तो ये हमारी ग्लास की ट्यूब है, दिस इज अवर ग्लास ट्यूब। तो ये हमारी ग्लास की ट्यूब रखी हुई है। सो ये हमारी ग्लास की ट्यूब रखी हुई है। सो दिस इज अवर ग्लास ट्यूब। ये है हमारा हेड, ये भी हमारा हेड है। So both the heads are given to you. So both the heads are given to you. This is H01. मैं बस सेटअप बना के दिखा रहा हूँ आपको, आई एम ओनली शोइंग द सेटअप। टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं अभी बता दूंगा। हाउ डू वी परफॉर्म द टेस्ट दैट आई विल डिस्कस। तो वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, अंदर सॉइल का सैंपल पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर सॉइल का सैंपल है, व्हाइट कलर से नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज द सॉइल सैंपल। सो दिस इज अवर सॉइल सैंपल। ये हमारी एयर पाइप है। तो बेसिक सेटअप तो मैंने बना ही दिया है, बेसिक सेटअप आई हैव ड्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाँ, एक सेक्शन कंसीडर करके दिखाना है आपको। एक सेक्शन कंसीडर करके दिखाना है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, टाइम है t। फिर एक दूसरा सेक्शन कंसीडर किया, सेकंड सेक्शन इज बीइंग कंसीडर्ड। चलो हो गया अब काम, जितना दिखा रहा था वो सेटअप मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चीजें मैं बोलता जाऊँ उसको एनालाइज करना, और जो जो चीजें पूछते जाऊँ उसके बारे में बताते जाना। तो ये हमारी वैल्यू है dx, ये है t इक्वल्स टू टी, ये है t इक्वल्स टू टी प्लस डी टी। सो t इक्वल्स टू टी प्लस डी टी, ये हमारा पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज द वाटर इज फ्लोइंग। तो ये हमारा पानी फ्लो किया, दिस इज वेयर द वाटर इज फ्लोइंग। अब टेस्ट में हम करते क्या है, व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पीछे तो बस आपको कंसेप्ट बताया था टेस्ट का, व्हाट डू वी डू इन द टेस्ट दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये है t इक्वल्स टू t1, ये है t इक्वल्स टू t2। ये हमारी डिस्टेंस मान लो x1, ये हमारी डिस्टेंस मान लो x2। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x2। So this distance is equal to x2, ये हमारी डिस्टेंस है x2। चलो उठाते हैं पूरी कहानी को। सो
क्या करते हैं टेस्ट के अंदर? तो एम बता दिया। एम क्या है हमारा? एम है सॉइल की कैपिलरिटी भी निकालनी है, परमिटिविटी भी निकालनी है। सो व्हाट वी डू, we allow the water to flow through the sample of soil which is partially saturated under a constant head। तो हेड हमने कांस्टेंट बना रखा है। कैसे हेड कांस्टेंट बनाते हैं उसकी जानकारी कल आपको दी थी मैंने कांस्टेंट हेड मेथड के अंदर। दैट डिस्कशन आई हैव डन इन द यस्टरडे टेस्ट, कांस्टेंट हेड मेथड। तो ये हेड हमने कांस्टेंट बना रखा है H नॉट। मैंने H01 H02 क्यों लिखा हुआ है ये भी बताता हूँ। तो हम वॉल को ओपन कर देते हैं, वॉल को ओपन कर देते हैं, हेड को कांस्टेंट बनाते हैं, हेड को कांस्टेंट बनाते हैं, पानी इस पाइप के थ्रू जाता है और सॉइल में फ्लो कर रहा होता है। इट पासेस थ्रू द सॉइल। हम नोट क्या करते हैं? व्हाट डू वी नोट? We note the distance traveled by the water in the soil sample at different time interval। हम ये नोट करते हैं कि सॉइल के सैंपल के अंदर पानी कितनी दूरी चला अलग अलग टाइम इंटरवल पे। जैसे हमने नोट किया T1 पे कितनी दूरी चल गया पानी, जैसे हमने नोट किया T1 पे कितनी दूरी चल गया पानी, T1 पे कितनी दूरी चल गया पानी, x1 दूरी चल गया। टाइम T2 पे कितनी दूरी चल गया, टाइम T2 पे कितनी दूरी चल गया पानी, टाइम T2 पे दूरी कितनी चल गया, x2 दूरी चल गया है। क्लियर है चीज? तो T1 पे x1, T2 पे x2। अब ये मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू वी मेजर इट? जो हमारा सॉइल का सैंपल है वो ग्लास ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। जो मेरा सॉइल का सैंपल है वो ग्लास ट्यूब के अंदर रखा हुआ है और सॉइल का सैंपल है पार्शियली सैचुरेटेड। तो मुझे ये बताओ जब पानी आगे बढ़ रहा होगा व्हाट विल हैपन? जब पानी आगे चल रहा होगा, लो पानी को चल के भी दिखा देता हूँ। अब मेरे से गलती हो गई, मैंने पानी आपको व्हाइट कलर का दिखा दिया, नीले कलर का दिखाता मैं आपको। तो जब पानी आगे चल रहा है व्हाट विल हैपन? सॉइल भी बढ़ेगी। अच्छा हाँ, ये देखो कौन है, ये कुशाल दबे है। हाँ, सॉइल भी बढ़ेगी। तो जब पानी आगे बढ़ रहा है तो सॉइल भी आगे बढ़ेगी, दोनों साथ साथ चलेंगे आगे। ऐसा ही है, दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो पानी आगे चलेगा तो सॉइल भी आगे चलेगी। जब पानी आगे चल रहा होगा सॉइल के सैंपल के अंदर, सॉइल वेट हो रही होगी और वो जो वेटेड सरफेस है वो आगे आपको मूव होते हुए दिखेगा ग्लास ट्यूब के अंदर। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर मार्किंग लगी रहती है। ओवर दिस ग्लास ट्यूब मार्किंग आर देयर। तो आपको दिखेगा कि वेटेड सरफेस कैसे मूव कर रहा है, हाउ द वेटेड सरफेस इज मूविंग। तो जब पानी आगे चलेगा सॉइल के सैंपल के अंदर, जो वेटेड सरफेस है वो भी मूव करता हुआ दिखेगा और उसकी मूवमेंट हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं? ग्लास ट्यूब के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कैसे रीडिंग ली जाती है वो आपको बता दिया। हाउ डू वी टेक द रीडिंग इन दिस टेस्ट, दैट आई हैव डिस्कस्ड। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किसी भी टाइम टी पे पानी कितनी दूरी चला, वो मेरा एक्स दूरी तो चला ही गया। किसी भी टाइम टी पे पानी कितनी दूरी चला है? एट टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इज हाउ मच? एट एनी टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इज हाउ मच? dx। क्लियर है चीज? t प्लस dt पे कितनी दूरी चला, इसका मतलब dt टाइम इंटरवल में कितनी दूरी चला है? dx दूरी चला है। इन dt टाइम इंटरवल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू dx। क्लियर है चीज? सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। पॉइंट ए पे कितना हेड अवेलेबल है जिसके अंडर वाटर फ्लो कर रहा है? पॉइंट ए पे कितनी हेड अवेलेबल है अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग? हेड पॉइंट ए, व्हाट इज द हेड अवेलेबल अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग? इट इज इक्वल टू H नॉट। ये हेड कांस्टेंट बनी हुई है। कितनी हेड है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है? चलिए, बी पॉइंट के बाद सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है। बी से पहले फुल्ली सैचुरेट हो गई है, बी पॉइंट के बाद सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है। बी पॉइंट पे कितना हेड अवेलेबल है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है? बी पॉइंट पे कितना हेड अवेलेबल है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है? व्हाट इज द हेड अवेलेबल विच अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग एट पॉइंट बी? पार्थ यादव ने बिल्कुल सही जानकारी दे दी। इट इज इक्वल टू माइनस एच सी। वाई माइनस एच सी? वाई माइनस एच सी? कैपिलरिटी हेड क्या होती है? नेगेटिव होती है। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए उस बात को समझाने के लिए जानकारी दे देता हूं। तो जो मेरा पानी का मॉलिक्यूल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल। तो जो हमारे पानी का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पानी का मॉलिक्यूल है। इसको चलाने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, इसको चलाने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। हमने पीछे से कितनी एनर्जी दी इसको चलाने के लिए? हमने पीछे से इसको चलाने के लिए एनर्जी दी H नॉट। तो अगर आपको पीछे से कोई पुश करे तो ये H नॉट एनर्जी पानी को पुश कर रही है, आप आगे जाओगे, यू विल मूव फॉरवर्ड। दूसरा, इस पानी को आगे चलाने के लिए कैपिलरिटी भी इन्वॉल्व है। कैपिलरिटी इस पानी को क्या कर रही है? कैपिलरिटी इस पानी को क्या कर रही है? पुल कर रही है। कैपिलरिटी इज पुलिंग दी वाटर। कहने का मतलब है कोई आपको पीछे से धक्का दे या आगे से खींचे, दोनों जगह इंपैक्ट क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। यू विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। पर अगर मैं पुश को पॉजिटिव बोल रहा हूं, मैं पुल को क्या बोलूंगा? अगर मैं पुश को पॉजिटिव बोल रहा हूं, मैं पुल को क्या बोलूंगा? लेट अस सपोज ये हम है, मैं पुश को पॉजिटिव बोल रहा हूं,
तो मैं पुल को क्या बोलूंगा, नेगेटिव बोलूंगा। लेट सपोज अब दो लोग, एक जना आपको धक्का भी मार रहा है, एक जना आपको पकड़ के खींच भी रहा है, तो टोटल कितनी एनर्जी थी जिसकी वजह से आप मूव किए, टोटल कितनी एनर्जी थी जिसकी वजह से आपने मूव किया, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये जो वाटर मूव कर रहा है कितने हेड के अंडर मूव कर रहा है, एच नॉट प्लस एच सी के अंडर मूव कर रहा है। सो हेड अंडर विच वाटर इज मूविंग across the section at any time t is equal to h naught plus hc। तो अब कैलकुलेशन ही कर रही है मेरे को, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कैलकुलेशन क्या भी डन, कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे। आई कैन से हेड एट पॉइंट ए, हेड एट पॉइंट ए आपने बिल्कुल सही बताया एच नॉट, हेड एट पॉइंट बी ये भी बिल्कुल सही बताया किसी ने माइनस एच सी। सो व्हाट द हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, सो हेड अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस, head under which flow takes place from A to B, from A to B। तो पानी A से B पे फ्लो करके आया कितने हेड के क्रॉस, H नॉट प्लस एच सी के क्रॉस। अब एच सी में डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं H नॉट माइनस माइनस एच सी, लो पूरा डिटेल में करके लिख दिया। सो हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग इज इक्वल टू, इज H नॉट वन नॉट इक्वल टू H टू, नहीं H नॉट वन H टू के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। सो वाटर इज फ्लोइंग अंडर द हेड ऑफ H नॉट प्लस एच सी, पानी A से लेके B तक मूव किया अंडर द हेड ऑफ H नॉट प्लस एच सी, क्लियर है चीज। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितनी होगी, सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बता दो कोई मुझे, somebody indicate hydraulic gradient। So hydraulic gradient IC will be how much, so hydraulic gradient क्या होता है, hydraulic head loss to the length of flow, hydraulic head loss है हमारा H नॉट प्लस एच सी, लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है x। अब एक्चुअल में लेंथ ऑफ फ्लो x नहीं है, एक्चुअल में लेंथ ऑफ फ्लो x से भी ज्यादा है, पर क्योंकि मुझे डाटा अवेलेबल नहीं है मैं क्या मान लूंगा, क्योंकि मुझे डाटा अवेलेबल नहीं है मैं क्या मान लूंगा, मैं x मान लूंगा, एक्चुअल में वो x से भी ज्यादा है, इन एक्चुअल लेंथ ऑफ फ्लो इज मोर देन x ऑल्सो। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की बात भी समझ में आती है। अब मैंने जानकारी बताई आपको कि वाटर ने मूव किया डिस्टेंस dx इन टाइम dt, तो पानी की वेलोसिटी कितनी है, सो आई कैन से लेट वाटर मूव्स, सो लेट वाटर मूव्स बाय डिस्टेंस, so let water move by distance dx, let water moves by distance dx in time dt, in time dt, in time dt, then velocity of the flow is how much, then velocity of flow will be how much, velocity of flow कितनी होगी हमारी, velocity मतलब seepage velocity, this will be equal to dx by dt। अब मुझे बताओ dx by dt डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहली चीज क्या चेक करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहली चीज क्या चेक करते हैं, नेचर ऑफ फ्लो, dx, व्हाट द नेचर ऑफ फ्लो इन dx, क्या नेचर है dx का, नेचर ऑफ चेंज इन x, इसको हम dx बोलेंगे, इंक्रीजिंग, x बढ़ रही है हमारी, dt नेचर ऑफ चेंज इन टाइम, क्या नेचर ऑफ चेंज इन टाइम है, इंक्रीजिंग, तो दोनों का नेचर इंक्रीजिंग है, तो हमने पॉजिटिव लगा रखा है यहाँ पे, दिस पॉजिटिव साइन इज बीइंग यूज्ड हियर। तो ये हमारी पहली रिलेशनशिप आ गई, दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। फिर हमें ये भी पता है सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये जानकारी है हमारे पास। फिर हमें ये भी पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू के इनटू आई, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है, हेड लॉस नहीं हुआ सॉइल सैंपल में, अरे बेटा लिखा तो ये हेड लॉस, हेड अंडर विच इतना हेड लॉस हुआ ना, पहला स्टेप ही तो ये लिखा है। तो पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी, एच नॉट प्लस एच सी एनर्जी खर्च करी है, पहली स्टेप पे ये लिखी है। जब आखिरी जगह पहुंच गया बोल रहे हेड लॉस नहीं हुआ क्या, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू के इनटू आई, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने निकाल रखा है, हाइड्रोलिक हेड लॉस एच नॉट प्लस एच सी बाय एक्स, सारी वैल्यू पुट कर दो ऊपर, सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, dx by dt, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, k इनटू आई, आई कितना है हमारे पास h नॉट प्लस एच सी, सो i इज इक्वल टू h नॉट प्लस एच सी बाय x, तो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी k इनटू आई डिवाइड बाय व्हाट, ईटा इनटू s, सो डिवाइड बाय ईटा इनटू s, ये हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली। रीअरेंज किया टर्म्स को, तो x इनटू dx, x इनटू dx दिस इज इक्वल टू k ईटा इनटू x इनटू h नॉट प्लस एच सी इनटू dt,
सो एच नॉट प्लस एस सी इंटू डी टी। तो ये हमारी रिलेशनशिप निकल के आ गई। एनालाइज किया पूरे टाइम इंटरवल के लिए। जब हमारा t इक्वल टू T1 है, दूरी कितनी थी पानी की इनलेट पॉइंट से? जब t इक्वल टू T1 था, दूरी कितनी नोट करी थी हमने? x1 नोट करी थी। जब t इक्वल टू T2 था, दूरी कितनी नोट करी थी हमने? x2 नोट करी थी। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज इसके अंदर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हेड स्लाइड। सो x स्क्वायर बाय 2 वेरिंग फ्रॉम x1 टू x2। सो x स्क्वायर बाय 2 वेरिंग फ्रॉम x1 टू x2, x1 टू x2 ये तो हटा। यहाँ पर क्या आया? k बाय ईटा s। सो k बाय ईटा s h नॉट प्लस एस सी, h नॉट प्लस एस सी इंटू टाइम वेरिंग फ्रॉम t2 टू t1। सो t2 t1 निकल के आ गई वैल्यू। सो कमिंग आउट टू बी t2 t1। वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, क्या आ रही है? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k by eta into s into h naught plus sc into t2 minus t1। so t2 minus t1। थोड़ा इसको रीअरेंज किया, अगर इसको रीअरेंज करूं, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 minus t1, t2 minus t1, so divide by t2 minus t1, so t2 minus t1, this is equal to 2k eta into s into h naught plus hc। ये हमारी रिलेशनशिप निकल के आ गई। दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच इज कमिंग आउट। नाउ एनालाइज। अब बहुत सारी चीजों को समझना है यहाँ पे। देयर आर n नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी अंडरस्टूड। पहली चीज, मैंने वेलोसिटी यूज की है k into i। क्या ये इक्वेशन एप्लीकेबल है? इज दिस इक्वेशन एप्लीकेबल हियर? ये एप्लीकेबल नहीं है। मैंने k की जगह कर दिया k डैश, तो k की जगह कर दिया k डैश, k की जगह कर दिया k डैश, यहाँ पे भी k की जगह कर दिया k डैश। अब k डैश क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो हमने डार्सीज लॉ को मॉडिफाई किया क्योंकि वो एप्लीकेबल था फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। तो मैंने k डैश को क्या बोला? k डैश को बोला कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, यहाँ पे एयर पाइप लगा रखी है, किसी ने पूछा भी नहीं था, वो तो भी मेरे को लिखते हुए ध्यान आ गया। ये एयर पाइप क्यों लगा रखी है? ये एयर पाइप इसलिए लगा रखी है कि जब पानी आगे चलेगा सॉइल के सैंपल के अंदर, ये एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा, इट विल बी डिस्प्लेसिंग द एयर, और वो एयर एस्केप आउट कर जाएगी इस एयर पाइप से। दिस एयर विल एस्केप आउट फ्रॉम दिस एयर पाइप। और अगर आप ये एयर पाइप नहीं प्रोवाइड करते तो क्या होता? अगर आप ये एयर पाइप नहीं प्रोवाइड करते तो क्या होता? पानी फ्लो ही नहीं करता। अगर मैं ये एयर पाइप नहीं प्रोवाइड करता, पानी फ्लो ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एयर भी क्या करती? रेजिस्टेंस ऑफर करती है एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक। एक पॉइंट पे आके एयर जितना कंप्रेस हो सकती थी कंप्रेस हो जाती है, उसके बाद उसको कंप्रेस नहीं हो सकती थी, तो इसका मतलब पानी और फ्लो ही नहीं कर सकता था सैंपल के अंदर। तो मुझे एयर की रेजिस्टेंस नहीं चाहिए थी। मैं ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ किसकी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए? मुझे एयर की रेजिस्टेंस नहीं चाहिए थी, मुझे सॉइल की रेजिस्टेंस चाहिए, जिसको हम परमिबिलिटी बोलते हैं। इसलिए एयर को हमने बाहर भगाया, क्या लगा के? एयर पाइप लगा के। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई निकल के। तीसरी चीज जो बतानी है, तीसरी चीज चेक करो, इस इक्वेशन में कितने अननोन है? इस ऊपर वाली इक्वेशन में कितने अननोन है? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? इन दिस इक्वेशन हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? देयर आर टू अननोन्स। दो अननोन है इस इक्वेशन के अंदर। कौन कौन से अननोन है? पहला अननोन k डैश, टेस्ट परफॉर्म किया हमने निकालने के लिए। दूसरा अननोन hc, कैपिलरिटी। क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन है, मुझे ये टेस्ट दो बार परफॉर्म करना पड़ता है, यानी दो सेट ऑफ रीडिंग लेनी पड़ती है हमें। अब वो दो सेट ऑफ रीडिंग लेते हैं, इसलिए मैंने आपको दो हेड बना के दिखाए यहाँ पे, हेंस टू हेड आर बीइंग शोन। तो हम करते क्या है, पहले वॉल नंबर 1 को ओपन करते हैं। वी ओपन वॉल नंबर 1। जब वॉल नंबर 1 को ओपन करते हैं, पानी का सैंपल पास करता है x1 से लेके x2 तक, ये रीडिंग लेते हैं हम T1 T2 की। क्लियर चीज? ये पानी जब फ्लो कर जाता है, पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है, पानी का फ्लो बंद हो जाता है, यहाँ पे वाटर फ्लो स्टॉप्स। फिर अब क्या करते हैं, हम दूसरा वॉल ओपन कर देते हैं। जब दूसरा वॉल ओपन करते हैं, फिर पानी फ्लो करता है। अब पानी फ्लो कहां से कहां करेगा? अब पानी फ्लो करेगा x2 से लेके x3 तक। अब पानी फ्लो करेगा x2 से लेके x3 तक, टाइम नोट करेंगे T2 से लेके T3 तक। अब वो आप पे डिपेंड करता है, जहां पे पहले वाले हेड के करस्पॉन्डिंग पानी आके रुका, आप अगर वहीं से रीडिंग ले रहे हो तो मेरे दूसरे केस में x2 से रीडिंग आ जाएगी,
और टाइम की रीडिंग T2 से आ जाएगी, नहीं तो आप वाली रीडिंग भी चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, हमें 2 सेट ऑफ रीडिंग लेनी पड़ जाती है। वी हैव टू टेक 2 सेट्स ऑफ रीडिंग, हेंस 2 टाइम्स द हेड वाज बीइंग शोन इन द स्टार्टिंग। इसलिए आपको शुरुआत में 2 हेड बना के दिखाए थे मैंने। तो इसको मैं मेंशन करके ले देता हूँ क्योंकि ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है लास्ट में, तो इस इक्वेशन को मेंशन कर देता हूँ मैं। सो वी कैन से in this above equation there are 2 unknowns. In this above equation there are 2 unknowns, 2 unknown है। So in this above equation there are 2 unknowns, 2 unknowns। कौन कौन से unknown है? So in this above equation there are 2 unknowns, k dash and hc, 2 unknown है हमारे पास। Hence 2 sets of reading are taken, 2 sets of reading are taken, 2 sets of readings are taken, 2 sets of reading are taken of x and t। तो 2 सेट ऑफ रीडिंग लेते हैं हम x और t की। क्लियर चीज? तो अगर 2 सेट ऑफ रीडिंग लेते हैं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे? मैं लिख सकता हूँ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये पहले हेड के करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हेड, 2k डैश अपॉन ईटा इनटू s h01 प्लस hc, ये मेरी पहली सेट ऑफ रीडिंग है। फिर से मैं क्या बोल सकता हूँ? फिर से मैं बोल सकता हूँ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये हमारे दूसरे सेट की रीडिंग है। दिस इज इक्वल टू 2k डैश अपॉन ईटा s। अब हेड कितना है? h02 प्लस hc। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करो यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस 2 अननोन, सॉल्व इट यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये है हमारा कैपिलरिटी परमिटिविटी टेस्ट। जब टेस्ट खत्म हो जाता है, सॉइल का सैंपल निकालते हैं अंदर से और उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी मेजर कर लेते हैं। When the test is finished, we collect the sample from the tube and perform the test to find the degree of saturation। हम उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमने शुरू में डिस्कस किया हुआ है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ओनली। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो तीनों टेस्ट आपको बता दिए, ऑल 3 टेस्ट आई हैव डिस्कस। पहला कांस्टेंट हेड मेथड, दूसरा फॉलिंग हेड मेथड, और ये हमारा है कैपिलरिटी परमिटिविटी टेस्ट। क्लियर है पूरी कहानी? सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द टेस्ट आर कंप्लीटेड, लैब टेस्ट। ये 3 तरह के लैब टेस्ट है हमारे पास। पहला कोर्स ग्रेन के लिए, दूसरा फाइन ग्रेन के लिए, तीसरा दोनों के लिए। यहाँ पे हम कैपिलरिटी भी निकाल सकते हैं, हियर वी कैन आल्सो फाइंड कैपिलरिटी। तो अभी सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, एक और कैटेगरी हम कंप्लीट कर लेंगे। वन मोर कैटेगरी इज अवेलेबल। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? इनडायरेक्ट मेथड्स। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। सो देयर आर इनडायरेक्ट मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड परमिटिविटी। सो इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? दीज आर प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो अलग अलग लोग अपनी अपनी जगहों पे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बिहाफ पे क्या निकाल के दे देते हैं? एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के दे देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप। सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स परफॉर्म टेस्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड गिव द रिजल्ट एज पर देयर ऑब्जर्वेशन, दैट इज टर्म्ड एज एम्पेरिकल रिलेशनशिप। उसको हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी एम्पेरिकल रिलेशनशिप है परमिटिविटी को निकालने के लिए। जैसे एक एक करके उठाते जाओ, और जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कम से कम। बाकी रिलेशन तो खूब है हमारे पास। पहली रिलेशन, the first of the relationship available is Kaunzi-Karman relationship. The first of the relationship is known as Kaunzi-Karman method. So Kaunzi-Karman method. As per Kaunzi-Karman method, permeability is equal to 1 upon kk gamma w into mu e cube upon 1 plus e into d square. So this is the relationship as per Kaunzi-Karman. अब Kaunzi-Karman क्या बोलता है? Permeability of the soil is equal to 1 upon kk gamma w unit weight of the water, mu dynamic viscosity of the water, e cube void ratio of the soil, d square size of the particle। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, Permeability is equal to 1 upon kk dash gamma w upon mu, gamma w upon mu, so gamma w upon mu e cube upon 1 plus e, so e cube upon 1 plus e upon 1 plus specific surface का whole square।
अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी है। बस मैंने किया गया यहाँ पे इन दिस टू रिलेशनशिप व्हाट इज द चेंज, इन दोनों रिलेशनशिप में क्या चेंज है, इन दिस टू रिलेशनशिप व्हाट इज द चेंज, डायमीटर का चेंज है। रिलेशनशिप में चेंज बस ये है कि मैंने पार्टिकल की साइज को स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में लिख दिया। तो जब हम पार्टिकल की साइज को स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में लिख देंगे, ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो यार एस एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, एस एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे एस एस क्या है, यहाँ पे एस एस है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो एस एस है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्लियर है चीज। और डी क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल, डी साइज ऑफ पार्टिकल है। जरा मुझे बताना अगर पार्टिकल स्फेरिकल हुआ तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होगा। एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया, इफ पार्टिकल इज स्फेरिकल, फटाफट बताओ उसको, इफ पार्टिकल इज स्फेरिकल देन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होती है, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। क्या वैल्यू निकल के आ रही है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट, इट कम्स आउट टू बी 3 बाय आर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 6 बाय डी। इसका मतलब ये है कि डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, इसका मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, व्हाट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर विल बी पुट, इट विल बी इक्वल टू 36 बाय स्पेसिफिक सरफेस का होल स्क्वायर। इसका मतलब 36 और के को मैंने क्लब कर दिया, नाम क्या रख दिया, इसका मतलब 36 और के को क्लब कर दिया, नाम क्या रख दिया, के डैश रख दिया। सो 36 और के को क्लब किया, नाम क्या रख दिया, के डैश रख दिया। क्लियर है चीज। तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट विल चेंज। ये बात तो वैलिड है जब पार्टिकल स्फेरिकल हो। एक और जानकारी दे रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। वी कैन से if particle is not spherical, if particle is not spherical, if particle is not spherical and it passes through, and it passes through, and it passes through sieve of size a, sieve of size a, and is retained, and is retained on sieve of size b, and is retained on sieve of size b, then specific surface area is equal to 6 upon root ab। अभी आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछेगा इसके ऊपर डायरेक्टली। तो अगर मेरा पार्टिकल स्फेरिकल नहीं है, वो ए साइज की सीव से पास कर जाता है और बी साइज की सीव के ऊपर रुक जाता है, तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना लेके चलेंगे, 6 अपॉन रूट ए बी। जैसे हमारा पार्टिकल है जो पास कर जाता है, हमारा पार्टिकल है जो पास कर जाता है 4.75 mm सीव से और रुक जाता है 75 माइक्रोन सीव के ऊपर, और रुक जाता है 0.075 mm सीव के ऊपर। तो इन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना लेके चलेंगे हम। तो हमारे ऐसे पार्टिकल हैं जो 4.75 mm सीव से पास कर जाते हैं पर 0.075 mm सीव के ऊपर रुक जाते हैं। कौन से पार्टिकल है, पहले तो नाम बताओ इनका, कौन से पार्टिकल है, पहले तो नाम बताओ इनका। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज व्हाट, सैंड, सैंड की बात चल रही है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4.75, स्क्वायर रूट ऑफ 4.75 into 0.075, it comes out to be how much, it comes out to be how much, कितनी वैल्यू निकल के आती है, it comes out to be how much, सिंप्लीफाई करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। so it comes out to be 10, इसकी वैल्यू हमारी 10 निकल के आ जाती। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन। नेक्स्ट के और के डैश क्या है पीछे,
के और के डैश क्या है पीछे, हेयर के एंड के डैश आर कौन सी करमान कांस्टेंट, आर कौन सी करमान कांस्टेंट, ये कौन सी करमान कांस्टेंट है। 3.17 आ रही थी बेटा, जो आपने बताई मैंने वही लिख दी है, 3.17 आ रही है। इज दिस कमिंग आउट टू 3.17? बाकियों को भी तो बताना, बाकी सब तो 10 बता रहे थे, तो इसलिए मैंने 10 लिखा। कितनी आ रही है वैल्यू, सही है 10। जिसका जो भी आंसर आ रहा है, वॉट एवर इज द आंसर कमिंग आउट, जिसका 10 आ रहा है वो 10 लिख दे, जिसका 3.17 आ रहा है वो 3.17 लिख दे। क्लियर है? मेरे को बस आपको एक कंसेप्ट बताना था, कंसेप्ट व्हाट्स टू बी डिस्कस्ड। सो व्हाट द फर्स्ट एम्पिरिकल रिलेशनशिप अवेलेबल टू फाइंड द परमिटिविटी। पहली एम्पिरिकल रिलेशनशिप कौन सी हमारे पास परमिटिविटी निकालने के लिए, कौन सी करमान रिलेशनशिप है। अब कौन सी करमान रिलेशनशिप पूछी नहीं जाती सवाल में, पर कौन सी करमान रिलेशनशिप बहुत ही सब्जेक्टिव रिलेशनशिप है, सब्जेक्ट मतलब कंप्लीट रिलेशनशिप है, क्योंकि ये आपको सारे पैरामीटर्स बता देता है जो परमिटिविटी को गवर्न करते हैं। तो भले ही इसको हम यूज नहीं करते, ना ही सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर, पर ये रिलेशनशिप मेरे को एक जानकारी दे रही है कि कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से पैरामीटर परमिटिविटी को गवर्न करते हैं। चेक करके देख लो। तो परमिटिविटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वॉइड रेशियो, अभी डिस्कस करेंगे आगे। परमिटिविटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द पार्टिकल, परमिटिविटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। तो इतने सारे पैरामीटर हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी सॉइल की परमिटिविटी को, तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, दैट विल डिस्कस सेपरेटली। तो भले ही ये कंप्लीट पैरामीटर नहीं है, तो भले ही ये कंप्लीट पैरामीटर नहीं है, पर ये हमें पैरामीटर के बारे में जरूर जानकारी दे देता है। आगे बढ़ते हैं, सो विल कैरी फॉरवर्ड। तो पहला तरीका तो निकल के आ गया, कौन सी करमान मेथड, कैसे लिखा था 1, हाँ 1। अब दूसरा तरीका, सो सेकंड ऑफ द मेथड, सेकंड ऑफ द मेथड इज एलन हेजन मेथड। तो पहला कौन सी करमान था, दूसरा एलन हेजन है, और इसके ऊपर सवाल बनेगा आपका ऑलमोस्ट, ये जो आप सारे सवाल देते हो ए जेई के, वो सवाल पूछेगा इसके ऊपर, एलन हेजन मेथड के ऊपर। So as per Allen Heser method, permeability of the soil is equal to some constant C d10 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी निकल के, परमिबिलिटी निकल के आती है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। C की वैल्यू जनरली होती है 100, द वैल्यू ऑफ C इज इन 100, और D की वैल्यू आपको यूज करनी है सेंटीमीटर में। द वैल्यू ऑफ d10 शुड बी इन सेंटीमीटर, तो परमिबिलिटी कितनी है 100 इंटू d10 का होल स्क्वायर। So permeability of the soil is 100 into d10 का whole square centimeter per second. So centimeter per second. A और B की वैल्यू हमेशा mm में ही होगी, हाँ A और B की वैल्यू हमेशा mm में होगी, क्योंकि सीव की साइज हमेशा mm में रिपोर्ट की जाती है। के कांस्टेंट की वैल्यू के बिहाफ पर लेंगे, के कांस्टेंट की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं है के कांस्टेंट की। तो जो के है या के डैश है उसकी कोई यूनिट नहीं है, तो वो तो डायमेंशनलेस पैरामीटर है हमारा, दैट पैरामीटर इज डायमेंशनलेस। ए और बी की वैल्यू हम एमएम में लेके चलते हैं, तो जब भी सीव साइज डिफाइन की जाती है वो साइज एमएम में चलती है हमारी। हम माइक्रोन्स में लिख देते हैं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे आप बोलते हो 75 माइक्रोन सीव, एक्चुअल में वो साइज किस में डिफाइंड होती है, एमएम में होती है, तो 0.075 एमएम, तो एमएम में चल रही होती है वो साइज। हाँ, डिस्कशन में क्या कर रहा था, ये सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो बहुत ही पॉपुलर सवाल है, आपको D10 की वैल्यू दे देगा, बोलेगा परमिटिविटी बताओ सॉइल की, तो आपको एलन हेजर मेथड यूज करना पड़ेगा। अब क्यों बोलते हैं इसको एलन हेजर मेथड, जरा कोई पता है, व्हाई दिस मेथड इज टर्म्ड एज एलन हेजर मेथड। इस मेथड को हमने एलन हेजर मेथड बोल रखा है। D10 का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, D10 का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, द कंसेप्ट ऑफ D10 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom, बाय एलन हेजर ओनली। ये कहानी मैंने आपको बताई थी पहले चैप्टर के अंदर, व्हाइल टॉकिंग अबाउट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां बोला था D10 को हम एलन हेजन साइज भी बोलते हैं या हेजन साइज भी बोलते हैं। तो D10 कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन हेजन। तो जिस जिस पैरामीटर के अंदर या जिस जिस प्रॉपर्टी के अंदर आपको D10 मिलेगी उसको हम एलन हेजन बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल, ये D10 आपने और कहां यूज कर रखा है, ये D10 आपने सॉइल की और कौन सी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रखा है, यही D10 आपने सॉइल की और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रखा है, कैपिलरिटी हाइट।
कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रखा है। सो एलन हेजर मेथड वहां पे भी डिस्कस किया था हमने, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ दिस एलन हेजर मेथड आल्सो। तो वहां पे भी D10 आया था, तो जहां D10 आएगा उस मेथड का नाम एलन हेजर मेथड पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो C अपॉन E इंटू D10। चलिए, तो ये भी एक तरीका बन गया परमिटिविटी को निकालने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द परमिटिविटी, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका दिस इज गिवन बाय तरजागी। सो तरजागी's मेथड, तो ये हमारी तरजागी's मेथड आगे निकल के। तो तरजागी ने भी बोला कि आप परमिटिविटी निकाल सकते हो इस एम्पेरिकल रिलेशन से। तो एज पर तरजागी's मेथड परमिटिविटी इज गिवन बाय 200 E स्क्वायर DE स्क्वायर, 200 E स्क्वायर DE स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा समझने में आपको इश्यू हो सकता है। क्या इश्यू हो सकता है, जरा मुझे बताना। ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। ई का मतलब तो पता ही है आपको, ई है वॉइड रेशियो, तो ई का मतलब तो हमें पता ही है, ई इज वॉइड रेशियो। अब डीई क्या है, अब उसकी एनालिसिस करनी है। तो डीई को मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर समझा दूंगा आगे। डीई इज द साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ spherical particle. So dE is the size of spherical particle. So dE is the size of spherical particle for which ratio of volume to surface area, is same as that of given particle, अब क्या है ये डीई, उसकी रेफरेंस निकालते हैं। तो पहले तो तरजागी ने क्या बोला, तरजागी ने ये बोला कि परमिटिविटी इज इक्वल टू 200 E स्क्वायर DE स्क्वायर। तो 200 कांस्टेंट है हमारा, E की वैल्यू डायमेंशनलेस होती है, हमारी वॉइड रेशियो। अब डीई का मतलब क्या है, डीई साइज है उस स्फेरिकल पार्टिकल की, ध्यान से सुनना, डीई साइज है उस स्फेरिकल पार्टिकल की जिसका वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो हमारे एक्चुअल पार्टिकल के वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर हो। तो जिसका वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो हमारे एक्चुअल पार्टिकल के वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर हो। इस बात को समझने के लिए लेट सपोज ये हमारा स्फेरिकल पार्टिकल है, दिस इज अवर स्फेरिकल पार्टिकल। स्फेरिकल पार्टिकल का डायमीटर कितना है हमारा, स्फेरिकल पार्टिकल का डायमीटर है हमारा डीई। तो स्फेरिकल पार्टिकल का डायमीटर है हमारा डीई। ये हमारा एक्चुअल पार्टिकल है, नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल। ये हमारा एक्चुअल पार्टिकल है, नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल। तो मैंने स्फेरिकल पार्टिकल का क्या निकाला, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो निकाला, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो निकाला, किसका, स्फेरिकल पार्टिकल का। और ये वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो किसके बराबर है, ये वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर है जो एक्चुअल पार्टिकल है। तो एक्चुअल पार्टिकल का वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो जिस स्फेरिकल पार्टिकल के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर होगा, उस स्फेरिकल पार्टिकल का जो डायमीटर है वो है डीई। तो मुझे बताओ स्फीयर का वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, स्फीयर का वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो क्या निकल के आएगा, अभी निकाला था पीछे आपने, अभी पीछे निकाला था सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, इट वाज 6/d। तो ये रेशियो कितनी निकल के आएगी, वो सरफेस एरिया था, ये रेशियो कितनी निकल के आएगी, DE/6 निकल के आएगी। तो ये निकल के आई DE/6, ये वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया रेशियो किसकी है, एक्चुअल पार्टिकल की। तो DE कितना निकल के आ गया, सो DE निकल के आ गया 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। ये DE पुट करना है आपको वहां पे। सो दिस DE इज टू बी पुट इन दैट एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो तरजागीज इक्वेशन से भी हम क्या निकाल सकते हैं, परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका बन जाता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड। तो एक एलन-हेजन इक्वेशन है हमारे पास, एक कॉन्जी-गरमान इक्वेशन है हमारे पास, एक तरजागीज इक्वेशन है हमारे पास। दिस इज वन तरजागीज इक्वेशन। क्लियर है, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, रेफर द नेक्स्ट मेथड। कितने, 3 हो गए। चौथा मेथड है हमारा लाउडेन्स मेथड। नेक्स्ट ऑफ द एम्पिरिकल रिलेशन इज गिवन बाय लाउडेन्स। सो लाउडेन्स मेथड क्या, एज पर लाउडेन्स मेथड log 10 k इंटू स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a
प्लस बी इंटू ईटा। ऑल दी पैरामीटर्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग। के का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ के? परमिटिविटी जो हमें निकालनी है। एस एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ईटा का मतलब क्या है? पोरोसिटी। ए और बी कांस्टेंट है, सो ए एंड बी आर कांस्टेंट। So A and B are constant, where A is equal to 1.3, B is equal to 5.1। जहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 5.1 है, where value of B is equal to 5.1। तो ये एम्पेरिकल रिलेशन किसने दी? लाउडेंस ने दी। अब ऑलमोस्ट ये कौन सी करमान इक्वेशन की तरह ही है। ऑलमोस्ट ये कौन सी करमान इक्वेशन की तरह है? जैसे चेक करो, कौन सी करमान इक्वेशन? परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? स्पेसिफिक सरफेस एरिया आ गया। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट चली, तो ये के डैश गामा म्यू ये तो पानी की प्रॉपर्टी है, इसको कांस्टेंट बना दिया। वॉइड रेशियो किस पे डिपेंडेंट है? या वॉइड रेशियो को मैं किसके टर्म में लिख सकता हूँ? वॉइड रेशियो को इसने पोरोसिटी के टर्म में लिख दिया, सो वॉइड रेशियो इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। तो इसने वॉइड रेशियो को पोरोसिटी के टर्म में डाल दिया, तो है तो वही कहानी, स्टोरी सेम। क्लियर है बात? क्लियर है पूरी स्टोरी? तो ये भी एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो अब इसकी मदद से भी क्या निकाल सकते हो? परमिटिविटी निकाल सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो परमिटिविटी कैन बी कंप्यूटेड। तो ये है हमारा चौथा तरीका। चौथा तरीका। पांचवा तरीका। पांचवा तरीका है यूजिंग जैकीज मेथड। So using Jackie's method, as per Jackie's method, permeability is equal to 100 dm square. So as per Jackie's method, permeability is equal to 100 into dm square। अब dm में dm पता होना चाहिए, जैसे तरजागी में de था, यहाँ पे क्या आ गया? dm आ गया। तो dm क्या है? dm पार्टिकल की साइज है सेंटीमीटर में, सो dm denotes the size of the particle। dm denotes the size of the particle, size of the particle whose frequency is maximum, whose frequency is maximum, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। तो डीएम वो साइज का पार्टिकल है हमारे सैंपल के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है, उस फ्रीक्वेंसी कम्स आउट मैक्सिमम, तो ये डीएम होता है। तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द परमिटिविटी यूजिंग जैकीज मेथड। अब इतने इतने एम्पेरिकल तरीके बता दिए आपको। कौन सी करमान मेथड है? एलन हेजन मेथड है, फिर तरजागीज मेथड है, लाउडेंस मेथड है, और ये जैकीज मेथड है। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट तरीका और है जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कंसोलिडेशन के अंदर। देयर इज वन मोर मेथड बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट द permeability using consolidation test। So consolidation test, सर तो एक्चुअल सॉइल को एयर परमिबिलिटी मेथड से निकाल सकते हैं? एयर परमिबिलिटी मेथड से निकाल सकते हैं या कोई और मेथड यूज कर सकते हैं? एयर परमिबिलिटी मेथड क्या बोल रहे हो? सो कंसोलिडेशन मेथड। सो कंसोलिडेशन मेथड, ये कहानी मैंने आपको कंसोलिडेशन में बताई थी। सो व्हाइल परफॉर्मिंग दी कंसोलिडेशन टेस्ट, व्हाइल परफॉर्मिंग दी कंसोलिडेशन टेस्ट, हम परमिबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो परमिबिलिटी कैसे निकल के आती है? के इज इक्वल टू सी वी एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये भी एक तरीका है परमिबिलिटी को कैलकुलेट करने का। सो सी वी एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। डेल्टा सिग्मा नहीं है नीरज, गामा डब्ल्यू है, इट इज नॉट डेल्टा सिग्मा। तो 6 इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास सॉइल की परमिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। देयर आर 6 इनडायरेक्ट मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। अब इसमें से आपको एलियनिज्म मेथड तो ध्यान रखना ही रखना है, सवाल पूछेगा उसके ऊपर, ही विल आस्क द प्रॉब्लम ऑन दिस। बाकी मेथड्स के अगर नाम सुन लिए एक बार, कई बार मैच द फॉलोइंग के अंदर आते हैं कि कौन सा मेथड सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी निकाल के देता है, तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द नेम्स, दैट व्हिच ऑफ द मेथड इज सूटेबल टू बी यूज्ड, फाइंड व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। कौन से मेथड से कौन सी प्रॉपर्टी निकलती है सॉइल, कौन सी प्रॉपर्टी निकलती है सॉइल की, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से। सीमेंट की परमिबिलिटी जिससे कैलकुलेट करते हैं ब्लेन एयर परमिबिलिटी से, या सीमेंट का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। The particle size of cement is much smaller than that of the particle size of the soil। काम ही नहीं करेगा वो मेथड यहाँ पे, that method will not work here। Please admit the telegram group।
क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए, सो डीएम, डीएम वो पार्टिकल है जो हमारे सैंपल में सबसे ज्यादा बार पाया गया। डीएम उस पार्टिकल की साइज है जो हमारे सैंपल में सबसे ज्यादा बार पाई गई। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिकली ये बता दो कि डीएम क्या है। इन स्टैटिस्टिक्स डीएम विल बी टर्म्ड एज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स में डीएम क्या कहलाएगा? वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं? सूरज जोशी, मीन कहां से आ गया? मीन तो एवरेज होती है। वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अच्छा, मीडियन हो गई वो। तो पहले मीन था, फिर मीडियन आ गया, मोड बचा, बस एक ही तो बचा, मोड भी बोल दो। तो वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार पाई जाती है उसे क्या बोल देते हैं? The observation which is found maximum number of times is termed as what? It is termed as mode of the observation. वो मोड होती है ऑब्जर्वेशन की। तो हमारे सैंपल के अंदर बहुत सारे साइज के पार्टिकल हैं। हमारे सैंपल में बहुत सारे साइज के पार्टिकल हैं और हर साइज के बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं। हमारे सैंपल में अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं और इन अलग अलग साइज के बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो वो साइज का पार्टिकल जो सबसे ज्यादा है उसे क्या बोला जाएगा? डीएम बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल, अब आर्बिट्री एग्जांपल है ये, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि डीएम क्या है। तो बस सॉइल का सैंपल लिया, 2 mm के पार्टिकल है 50, तो 2 mm के पार्टिकल है 50, 3 mm के पार्टिकल है 60, 4 mm के पार्टिकल है 10, 5 mm के पार्टिकल है 70, 1 mm के पार्टिकल है 80। तो ऐसे हमारे पास पूरा सैंपल है, ऐसे हमारे पास पूरा सैंपल अवेलेबल है। तो डीएम क्या है? उस साइज का पार्टिकल जो सबसे ज्यादा बार पाया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, यानी जिसके साथ पार्टिकल सबसे ज्यादा है, कौन सा है? 1 mm। तो इसके 80 पार्टिकल थे, 80 पार्टिकल्स वर देयर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। तो इसको हमने डीएम बोल दिया। दिस इज टर्म्ड एज डीएम। क्लियर है? व्हाट इज डीएम? नेक्स्ट, कंसोलिडेशन किस चैप्टर के बाद पढ़ते हैं? मुझे आपका लेक्चर पढ़ना है इसलिए पूछ रहा हूँ। कंसोलिडेशन किस चैप्टर के बाद पढ़ते हैं? कंसोलिडेशन आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि उसका बाकी किसी से कोई लिंक नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ लिया पहला चैप्टर, उसके बाद आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। इफ यू आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर, ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कंसोलिडेशन। उसका किसी से रिलेशनशिप नहीं। सो यू कैन गो फॉर कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन मैंने करा रखी है, आई डिस्कस कंसोलिडेशन इन डिटेल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ लीजिए, उसके बाद कंसोलिडेशन कर लो, कोई इशू नहीं है। देयर इज नो इशू इन दैट। तो हमने लैब मेथड कर लिए, हमने इनडायरेक्ट मेथड कर लिए। द नेक्स्ट ऑफ द कैटेगरी इज व्हाट? अगली कैटेगरी क्या है हमारे पास? द नेक्स्ट ऑफ द कैटेगरी टू फाइंड द परमिटिविटी इज टर्म्ड एज फील्ड मेथड। तो अगली जो कैटेगरी है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी, इज टर्म्ड एज फील्ड मेथड। अब फील्ड मेथड में आपको बताऊंगा कल सारे, आज टाइम ही नहीं बचा फील्ड मेथड को एक्सप्लेन करने का, पर इंफॉर्मेशन जरूर दे देता हूं मैं फील्ड मेथड के बारे में। अब क्या है फील्ड मेथड? व्हाट इज फील्ड मेथड? सो फील्ड मेथड क्या है? इन लैब वी परफॉर्म द टेस्ट ओवर विच सैंपल्स। लैब के ऊपर परमिटिविटी निकालने के लिए हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन लेबोरेटरी टू फाइंड द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल वी परफॉर्म द टेस्ट ओवर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ द सॉइल। अब अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है, डिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, इसको हम सैंपलिंग में करेंगे। आएगा लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर आता है सैंपलिंग ऑफ सॉइल। तो हम क्या करेंगे, हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। पर वो सॉइल जिनके अंदर परमिबिलिटी सिग्निफिकेंट है, जैसे एग्जांपल, वो सॉइल जिनकी परमिबिलिटी सिग्निफिकेंट है, जैसे एग्जांपल द सॉइल हुज परमिबिलिटी सिग्निफिकेंट लाइक व्हाट? लाइक सैंड, लाइक सिल्टी सैंड। तो इन सॉइल्स की परमिबिलिटी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है इंजीनियरिंग के अंदर। क्ले की परमिबिलिटी से मतलब ही नहीं है, बहुत कम है। ग्रेवल की परमिबिलिटी से मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा है। पर सैंड और सिल्टी सैंड की परमिबिलिटी सिग्निफिकेंट होती है। और आपको आगे बहुत सारे मैं प्रोसेसेस दिखाऊंगा सैंड के अंदर जो होते ही सैंड और सिल्ट के अंदर है। तो वो सॉइल के सैंपल जिनके अंदर परमिबिलिटी सिग्निफिकेंट है, उसका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल मिलता ही नहीं है हमें। लार्ज अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व्ड टू फाइंड द अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सैंड एंड सिल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सॉइल के सैंपल की मुझे परमिबिलिटी प्रिसाइसली मेजर करनी है, उसका सैंपल मैं कलेक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली फील्ड में से। इसका मतलब लैब टेस्ट परफॉर्म किया, अगर आपने सैंड और सिल्ट के ऊपर, रिजल्ट क्या निकल के आएगा?
इसका मतलब लैब टेस्ट परफॉर्म किया आपने सैंड और सिल्ट के ऊपर, रिजल्ट हमेशा इनएक्यूरेट निकल के आएगी, क्योंकि आपका सैंपल डिस्टर्ब्ड सैंपल होगा। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि सैंड और सिल्ट के अंदर हम टेस्ट फील्ड में जाके परफॉर्म करते हैं। So instead of performing the test over those soil samples whose permeability is significant, we perform what? Field test. तो here comes in picture field test, इसलिए field method निकल के आते हैं। तो ये चीज भी डाउट आती है दिमाग के अंदर कि जब मेरे पास लैब मेथड थे, फील्ड मेथड क्यों बना है? When we are having lab method, why to find field method? तो लैब मेथड कुछ कैटेगरी ऑफ सॉइल के ऊपर ही काम करेगी, यानी एक्यूरेट रिजल्ट देगी। फील्ड मेथड कुछ सॉइल के ऊपर ही काम करेगा। लैब मेथड के अपने एडवांटेज है, फील्ड मेथड के अपने एडवांटेज है। तो एज पर दी सूटेबिलिटी आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो जैसे हमारी सूटेबिलिटी बनती है उसके हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर चीज? तो एक बेसिक जानकारी दे दी आपको फील्ड मेथड की। डिस्कशन हम इसका कल की क्लास में करेंगे। डिस्कशन विल बी डूइंग इन दी टुमारोज क्लास। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है। लो लिंक शेयर कर दिया मैंने। आई हैव शेयर्ड द लिंक। हाँ, क्या डाउट है ओसीएफ का? सूरज जोशी, ऊपर देखो लिंक पिन कर रखा है ना। ये जो कमेंट बॉक्स है ऊपर आपको एक मैसेज पिन किया हुआ मिलेगा, उसे क्लिक कर दो, वही लिंक है। क्लियर है? चलिए, while analyzing specific energy we keep Q constant. Is it practically possible? Yeah, is it practically possible? डिस्चार्ज कांस्टेंट है कैनाल के अंदर। रिवर में से डाइवर्जन हेडवर्क लगा रखा है मैंने, मैं कांस्टेंट पानी सप्लाई कर रहा हूँ कैनाल के अंदर, डिस्चार्ज कांस्टेंट है। तो कैनाल में पानी हम ही भेज रहे हैं, तो जो पानी हम भेज रहे हैं उसकी रेट कांस्टेंट बना रखी है मैंने, तो डिस्चार्ज कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? चलिए, सो वी डन विद टुडेस क्लास। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट विल टू टुमारो।